वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज हम फिर एक बार और संडे की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के 3 से 4 चैप्टर्स उसमें कंप्लीट होंगे। और जिसका पहला वाला पार्ट था उसमें भी मैंने टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज की मैं वीडियो 5th, 6th, 7th और 8th और 9th इन सभी चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको कवर कर साथ ही जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको भी मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम बात करेंगे पौधों की बात करते हैं, सबसे पहले प्लांट्स की बात, तो पौधों के प्रकारों की बात करें तो पौधे जो है बेसिकली उनकी लंबाई, उनकी ऊंचाई, उनकी मोटाई, इन सभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख की अगर बात करें तो शाख का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनके तने जो होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं और छोटे होते हैं। और झाड़ी का मतलब है कि जैसे जिनके तने जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, शाखाएं तने के एकदम पास से होती है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो शाख जैसे कि तुलसी होगी, तो तुलसी एक तरह से शाख हो जाता है। तो कोमल तने होंगे और छोटे पौधे में बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं होगी। झाड़ी जो होगी इसके तने बहुत कठोर होंगे और शाखाएं मतलब कई सारे तने के नीचे से कई सारी शाखाएं निकली होंगी। जबकि वृक्ष का मतलब होगा कि लंबा तना हो, मोटा तना हो और उनकी काफ़ी और जो हमारी शाखाएं होंगी वो तने से काफ़ी ऊंचाई पर मतलब दूरी पर होंगी। जैसे शाख, झाड़ी और वृक्ष कंप्लीट हो गया। हम इसका फिगर देख लेते हैं। देखिए ये हमारा बना हुआ है, ये हमारा शाख है, ये हमारी झाड़ी है और ये हमारा वृक्ष है। तो इससे आप समझ गए। अगर कभी आपसे एग्जाम्पल आपसे पूछा भी जाए कि निम्न में से कौन सी शाख है, कौन सी हमारी झाड़ी है, वृक्ष है, तो आप समझ जाएंगे। और ये अगर आप ये फिगर याद रहेगा तो आप इसे समझ लेंगे। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए ये तो हमारे बाकी ये पौधे तो हमने पढ़ ली, शाख, झाड़ी और वृक्ष। अब पढ़ते हैं विसर्पी लता। विसर्पी लता का मतलब जैसे बेल कह सकते हैं। तो विसर्पी लता की जो होती है इनके तने जो होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इस वजह से जो इनकी शाखाएं जो होती हैं इनको मतलब इनका भार नहीं सहन कर पाती। इनके जो फल हो गए वो भी काफ़ी भारी होते हैं। जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, कद्दू हो गए, लौकी, सेम, अंगूर, तो इनके जो होते हैं तने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये इसलिए सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इनकी ये क्या करते हैं, ये फैलते हैं। तो विसर्पी लता बोलते हैं इनको। आरोही लता मतलब जो चढ़ाई करे, ये बढ़े, जैसे मनी प्लांट हो गया। तो मनी प्लांट जो होगा ये ज़मीन पे नहीं फैलता, ये ऊंचाई में इसको चाहिए कि ऊंचाई पे जाके फैलेगा। इसके तना इसका भी कमज़ोर होता है। अब पढ़ते हैं पौधे के भाग। अगर पौधों के भाग की बात करें तो पौधे के बेसिकली 5 भाग होते हैं, तना, जड़, पत्ती, पुष्प और फल होते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी पार्ट्स के जो कार्य है, मतलब कि कौन से जो पार्ट है क्या कार्य करता है पौधे के, उसके लिए क्या उपयोगिता है, जो कि सीटेड एग्जाम में और सभी जितने भी केवीएस होते हैं सभी में अक्सर आपसे पूछ ली जाते हैं। स्टेटमेंट्स में होते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दीजिए, उनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब आपको काफ़ी थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जड़ के कार्यों के बारे में। अगर जड़ के कार्यों की बात करें तो जड़ क्या करती है, जड़ जो होती है पौधे को मजबूती देती है और इस वजह से जड़ों को क्या बोलते हैं, स्थिरक बोलते हैं। एक तरह से स्थिरक यानी हमारे जो पेड़ हैं, हमारे जो पौधे उनको स्थिति बनाए, एक स्थिर बनाए रखे। तो ये जड़ क्या करेगी, पौधों को मजबूती देगी। दूसरी चीज़ है ये जल और खनिज पदार्थों को भूमि से अवशोषित करती है। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। जल की क्या जरूरत पड़ेगी, जल जो होगा भोजन बनाने के काम आएगा। भोजन कौन बनाता है, भोजन बनाने का पत्तियाँ करती हैं। अब देखिए साथ ही याद रखना है, अगर जड़ की बात करें तो जड़ जो होती है बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें, या झगड़ा जड़ भी बोलते हैं किसको, रेशेदार जड़ को। मूसला जड़ का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा, इसमें एक जो होगी मेन हमारी जड़ होगी, इसके बाद एक दूसरी निकली होगी, जैसे द्वितीयक जड़ बोलते हैं, तीसरी निकली होगी, तीसरे से चौथी निकली होगी, यानी इस तरह से शिराओं की तरह रूप में होगी। और जो हमारी दूसरी तीसरी निकली होती है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पार्श्व जड़ बोलते हैं। ठीक है, क्या रखिए क्या बोलते हैं, पार्श्व जड़ें बोलते हैं। और ये हमारी हो जाती है मेन जड़ हो जाती है। जबकि रेशेदार जड़ की बात करें तो रेशेदार जड़ में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारी जड़ें होंगी काफ़ी ज़्यादा ऐसी, मतलब इनकी गहराई ज़्यादा नहीं होगी, बहुत जल्दी पृथ्वी तक नहीं जाएंगी, लेकिन घनी घनी और एक तरह से क्षैतिज रूप में फैली होंगी, या कह सकते हैं समांतर रूप में फैली होंगी। जबकि मूसलाधार जो है जड़ें जो है सिरा रूपी में रहेंगी और इनकी जड़ें जो है काफ़ी लंबी भूमि तक अंदर तक जाएंगी।
अब एक आता है आपसे, अक्सर आपने सुना हो खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? अनचाहे पौधे होते हैं। जब मैंने आपको ईवीएस का जो नोट्स प्रोवाइड की थी एनसीईआरटी की, उसमें भी आपको समझाया था। खरपतवार का मतलब जैसे कि अक्सर हम देखते हैं अपने हमारे आसपास ऐसे पौधे जिनके कोई उगाता नहीं है, उनके लिए कोई बीज नहीं बोता, लेकिन हम अक्सर वो पौधे हमको मिल जाते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं, फसलों में भी कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, तो उनको किसान जो होते हैं उन पौधों को अलग करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं खरपतवार। अब हम बात करते हैं तना के कार्य। देखिए तना के कार्यों की अगर बात करें तो तना क्या कर रहा है? तना जो है जल व खनिज को पत्ती एवं अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल और खनिज को अवशोषित किया जड़ों ने, फिर उस जल को उन पत्तियों तक पहुंचाने का जो काम है वो हमारा तना करता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, आपसे क्वेश्चन एक आया करता है आपसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो हमारी जैसे कि स्याही होगी, तो इसमें जो स्याही होती है हमें पेन की निब में किस तरह से चढ़ती है, तो केशकत्र प्रक्रिया याद रखिएगा। या आपसे बोला जाए कि जैसे कोई लैंप वगैरह हो गया, तो लैंप पे जो बत्ती होती है ना, जिसमें या फिर ऑयल हो गया या घी जो भी आप मान लीजिए, तो उसमें जो घी किस तरह से चढ़ता है ऊपर तक, मतलब कोई ऐसा चीज़ तो होती नहीं। जैसे आप कोई दिया जलाते हैं, दिया में किस प्रक्रिया से घी जो होता है अपने आप सोखता जाता है और ऊपर की तरफ जाता है, तभी तो ऊपर लौ जलती है। तो क्या प्रक्रिया होती है? केशगत प्रक्रिया होती है। सेम यही प्रोसेस होता है यहाँ पर तना में भी केशगत प्रक्रिया के द्वारा जल जो होता है ऊपर की तरफ जाता है। या जैसे जड़ों में भी केशगत प्रक्रिया होगी, जिससे जल जो होता है वो अवशोषित होता है। अब हम पढ़ते हैं पत्ती के कार्य। पत्ती के कार्य का क्या होता है? इसके बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि भोजन बनाना होता है। पत्तियां भोजन बनाती हैं, भोजन के बनाती हैं। और जो भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को क्या पढ़ कहते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पत्तियां होती हैं भोजन बनाती हैं। और इस भोजन के लिए हमें जब भोजन बनाना होता है पत्तियों को, तो उसके लिए उनको जल की आवश्यकता होगी। और ये जल उनको कहाँ से मिलेगा? जड़ों के द्वारा। और इस जड़ जब जल को अवशोषित कर लेगी तो तना से इस जल को पत्तियों तक पहुंचा देगा। साथ ही उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़े, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? हम सब जितने मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे इसको ले लेते हैं। वाटर ले लिया, इसके बाद इन दोनों की रिएक्शन हुई, और साथ ही हमें सूर्य का प्रकाश, सनलाइट की भी जरूरत पड़ेगी, और प्लस हमें क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी तो पत्तियां जो होंगी भोजन को बना लेंगी। और देखिए यही जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है या फोटोसिंथेसिस है, मैंने इसकी आपको इक्वेशन भी दी हुई है। इक्वेशन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इक्वेशन होती है 6CO2 6H2O, और या सनलाइट क्लोरोफिल की हमारी प्रेजेंस होगी या उपस्थिति होगी, तो हमारा क्या बनेगा? हमारे यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा। और जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों में जो भोजन बनता है किस रूप में बनता है? याद रखिएगा, स्टार्च के रूप में। ठीक है, जब लास्ट वाला आपको साइंस में कराया था उसमें आप भी आपको समझाया था कि पौधों में जो भोजन होता है वो संचित होता है स्टार्च के रूप में, जबकि मनुष्य में जो भोजन होता है वो संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। हम पढ़े थे पत्ती का। देखिए पत्ती का एक तो भोजन मैंने आपको बता दिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करवाना, और एक काम होता है वाष्पोत्सर्जन। पत्ती जैसे जो एक्स्ट्रा पानी हो गया, मान लो कोई ज़्यादा पानी खाना बन चुका है लेकिन अभी भी पानी बचा है, तो उस पानी का क्या करेंगे? पत्तियां जो होती है वायुमंडल में उस पानी को छोड़ देती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दिखाई देता हो। जैसे आप कह सकते हैं कि सुबह सुबह जब आप देखेंगे पत्तियां जो तो उसमें पानी की बूंदें रहती हैं, तो इसका मतलब क्या? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कौन करती है, तो पत्तियां करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। देखिए आपको अभी मैंने आपको मूसला जड़ और रेशा जड़ पढ़ाई थी, तो इसका आपने देखिए ये फिगर देख लीजिए। मूसला जड़ है, ये काफी लंबाई तक अंदर तक जा रही है, एक सिंगल होगी, इससे छोटी छोटी सी निकली होंगी, जबकि वही रेशेदार जड़ होंगे इससे काफी सारी देखिए निकली हुई है। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। अब देखिए हम बात करते हैं पत्ती की। देखिए पत्ती के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। अगर पत्ती की बात करें तो ये जो हमारा एरिया है, यानी कि इसे बोलते हैं फलक बोलते हैं पत्ती का, या फिर पटल बोलते हैं। ठीक है, अब ये पत्ती जो ये हमारा तना, तो ये पत्ती जो तने से जिस भाग द्वारा जुड़ी होती है, ये जो हमारा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये वाला जो आपका हिस्सा दिख रहा है, इस वाले हिस्से में क्या होता है? इस वाले हिस्से को आप पर्णवृंत बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम देखें, ये तो हमारा हो गया तना, ये हमारा हो गया पर्णवृंत, इसे बोलते हैं पटल, या फिर बोलते हैं इसे फलक। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये से हमारी पत्ती का पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब पढ़ते हैं आगे।
देखिए अक्सर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कुछ भोजन जो होता है आप एक तरह से जड़ के रूप में खाते हैं, या कुछ जो होता है किसी चीज़ का हम तना का भाग खाते हैं। देखिए पौधे के जो होते हैं अलग अलग भागों को हम खाने का प्रयास करते हैं, खाते हैं। जैसे कि जड़ के रूप में अगर हम देखें तो आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी जड़ है, तो आप अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जड़ के रूप में क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका या कसावा, ये क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, यानी भूमि के अंदर होती हैं। और इसी हमको पौधा जो होता है भूमि के बाहर होता है। देखिए पौधे का हम प्रयोग बेसिकली ज़्यादा नहीं करते हैं, जैसे मूली वगैरह का करते हैं, लेकिन जो हमारा इसका जो जड़ होती है उस जड़ का प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। अब इसी तरह से अगर तने की बात करें तो तने के रूप में जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब क्या है, तने होते हैं। साथ ही जैसे आपकी एक हो गई थी अरबी हो गई, अरबी क्या चीज़ है, अरबी भी हमारा एक तना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे आता है फूल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, जैसे लौंग। लौंग बेसिकली क्या होता है, लौंग एक सूखे फूल होते हैं। केसर क्या होता है, केसर जो होते हैं फूल के जो पुंग केसर होता है, इस टाइप से केसर होता है, इस टाइप से। तो जो पुंग केसर होते हैं हमारे केसर, तो ये भी फूल का ही भाग हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जड़ कौन कौन सी, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका। तना कौन कौन से, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, और हमारे साथ ही अरबी या फिर घुइयां बोलते हैं। और फूल कौन कौन से, लौंग हो गया और केसर हो गया, सब फूल के भाग होते हैं। अब साथ ही अक्सर आपसे पूछा जाता है कि सत्य फल कौन सा, जैसे नारियल है ना, नारियल को सत्य फल बोला जाता है। हम नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हम नारियल का भ्रूणपोष भाग खाते हैं, जो एम्ब्रॉय पार्ट होता है उसको हम खाते हैं। असत्य फल क्या होता है, असत्य फल बेसिकली जो सेब होता है, सेब एप्पल को हम असत्य फल बोलते हैं, या बोलते हैं स्यूडो फ्रूट बोलते हैं। अब देखिए कुछ हम एग्जाम्पल लीजिए और समझते हैं कि अगर जैसे गुलाब, चमेली, गुड़हल, ये हमारे होते हैं पुष्प, ठीक है, ये सबको पता है। देखिए सब ये किसी को शायद हो सकता है ये ना पता हो कि जो हमारा गेंदा हो गया, सूरजमुखी हो, गुलदाउदी हो गए, ये पुष्प ना होकर पुष्प गुच्छ होते हैं, कई सारे पुष्पों के गुच्छ के रूप में देखते हैं। जैसे कि अगर गुलाब की बात करें, गुलाब के एक सिंगल पंखुड़ियाँ होंगी। चमेली की बात करें तो इसे सिंगल पंखुड़ियाँ होंगी, ये हमारे हो जाते हैं पुष्प। लेकिन अगर हम गेंदा की बात करें तो गेंदा में क्या होता है, गेंदे में कई सारे छोटे बहुत सारी पंखुड़ियाँ रहती हैं, फिर उसके नीचे की एक परत होगी, तो काफ़ी सारी पंखुड़ियाँ छोटे छोटे रहती है, एक के नीचे एक परतों के रूप में। तो ये सब क्या होती है, हमारे पुष्प ना होकर पुष्प गुच्छ होते हैं। तो याद रखिए कौन कौन से, गेंदा, सूरजमुखी और गुलदाउदी, ये पुष्प नहीं है, ये क्या है, पुष्प गुच्छ है। अब हम पढ़ते हैं पुष्प के भाग, ठीक है, सबके पार्ट्स हम सबके कार्य हम देख ही रहे हैं। अगर पुष्प की बात करें तो पुष्प के पार्ट्स की बात करें तो पुष्प के बेसिकली हम 4 पार्ट्स पढ़ते हैं। एक होता है पंखुड़ी, दूसरा होता है बाह्यदल, तीसरा होता है स्त्रीकेसर और चौथा होता है पुंकेसर। पुष्प का जो स्त्रीकेसर होता है ये हमारा फीमेल पार्ट होता है, और जो हमारा पुष्प का पुंकेसर पार्ट ये हमारा मेल पार्ट होता है, ठीक है, पुरुष और स्त्री वाला पार्ट हो जाता है। और अगर हम पुष्प के पंखुड़ी, बाह्यदल और इन सब के बारे में जितना भी अंदर की चीज़ें वो सबको जान लेते हैं। अगर हम बात करें पुंकेसर की, ये हमारा पुंकेसर का फिगर है, तो पुंकेसर में इस वाले पार्ट को हम तंतु कहते हैं, और जबकि इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं परागकोश। और इस परागकोश में क्या होता है, इस परागकोश में पाउडर जैसे छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम बोलते हैं पराग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए किसे क्या बोलते हैं, पराग किस में होता है, परागकोश में होता है, जो कि हमारे पुंकेसर का ही पार्ट होता है। अगर हम बात करें स्त्रीकेसर की, तो स्त्रीकेसर की, ये हमारे स्त्रीकेसर का फिगर बना हुआ है। स्त्रीकेसर के 3 पार्ट हम देखते हैं। एक तो हमारे जो ऊपर का ही पार्ट दिख रहा है ये होती है हमारी वर्तिका, और ये हमारे ऊपर का जो हिस्सा है इसे वर्तिकार्क बोलते हैं, और यहाँ होता है हमारा अंडाशय होता है, ठीक है। और साथ ही अंडाशय की बात करें तो अंडाशय में भी एक गोल गोल छोटी संरचनाएं बनी होती है, जिसे बोलते हैं बीजांड बोलते हैं, तो इसे भी हमें याद रखना है। अब इसका हम एक फिगर देख लेते हैं हमारे पुष्प का। देखिए ये फिगर बना हुआ है, ये क्या है, हमारे परागकोश दिख रहे हैं, ये हमारी स्त्रीकेसर बना हुआ है, और ये पुंकेसर है। इसमें से अगर देखें तो पंखुड़ियाँ की ये जो हमारी बड़ी बड़ी सी हैं इन्हें बोलते हैं पंखुड़ियाँ बोलते हैं। ये जिसपे हमारा ये जो पूरा पुष्प होता है वो रखा होता है, या कह सकते हैं बैठा होता है, तो इस भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्यदल बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद और क्या चीज़ हम पढ़नी, तो पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बाह्यदल हो गया। अब पढ़ते हैं आगे, देखिए अब इसी में हम पढ़ते हैं
इस तरह से और भी हम देख लेते हैं फिगर पुंकेसर के। देखिए ये फिगर बना हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा पराग कोश होकर इसे तंतु बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है पुंकेसर। और अगर स्त्रीकेसर की बात करें तो ये हमारा अंडाशय हो जाता है, वर्तिकारक हो जाता है, और ये वर्तिका हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहीं से जो हमारा अब देखिए यहीं से हमारा एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, पौधों को जानिए करके चैप्टर था। अब हम पढ़ते हैं एक शरीर में गति, जो कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको एक कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, अब देखिए इसमें क्या है, आपको टोटली देखिए एनसीईआरटी तो मैंने पूरा कवर किया है, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करके नहीं बताया कि आपको छोड़ दिया, क्योंकि मैंने जो एनसीईआरटी थे जब मैंने सीटर से तब तो मैंने पढ़ी थी। आप सेकेंड टाइम में दोबारा इस एनसीईआरटी को पढ़ रही हूँ ताकि मैं आपके लिए एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट छूटे ना, तो सारी दोबारा चीज़ें पढ़ के फिर आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको ये वीडियो बना के प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये जो जितने भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पीडीएफ बना दूं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो अगली बार से जितना वीडियो होगा उसका जो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको समझाती हूँ उसको समझ लीजिए। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उससे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में अगर रिवीजन करना हो तो कर लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह से नहीं करना तो आप वीडियो देखिए तो वो ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि आपने वैसे ही पढ़ा होगा किसी डीपी वगैरह में कि हम चीज़ों को पढ़ने याद करने से बेटर होता है हम चीज़ों को देख कर अगर सुन के सीखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो अब हम पढ़े शरीर में गति। शरीर में गति क्या, इसमें थोड़ा दो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इंक्लूड करके बताया। आपसे अक्सर पूछा जाता है लिगामेंट्स क्या होता है। लिगामेंट्स जो होते हैं ये हड्डी और हड्डी को जोड़ने का जो काम करे, या कह सकते हैं एक तरह से ग्लू, या एक तरह से कह सकते हैं जो गोंद होती है, तो वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं। इसी तरह टेंडन में एक तरह से ग्लू की तरह कार्य करता है। ये टेंडन जो होता है हड्डी को हमारी मांसपेशी या मसल से जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लिगामेंट्स क्या होते हैं, हड्डी हड्डी को जोड़े तो लिगामेंट्स, और हड्डी अगर मसल से या मांसपेशी से जुड़े तो उसे बोलते हैं टेंडन। तो कंफ्यूजन मत कर रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप देखिए एक तरीका और भी है कि अगर आपको वीडियो नहीं देखना, अगर आपको इसके जो पीडीएफ भी नहीं डाउनलोड करना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि मैं आपको पढ़ा देती हूँ पॉज करके, और आराम से जो आपको नहीं पता हो, आपको जो टफ लग रहा हो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि बाद में कभी आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब हम पढ़े जॉइंट्स ऑफ बॉडी, संधियाँ। देखिए हमारे शरीर में जो होते हैं जॉइंट्स होना बहुत ज़्यादा, सोचिए क्या, अब जैसे कोहनी की बात करें, कोहनी भी एक तरह में जॉइंट्स कार्य करती है, दो हड्डियों के बीच में जॉइंट है। अगर हमारे जॉइंट्स ना हो, एकदम सीधे होता हाथ, तो फिर क्या होता कि हम हाथ को मोड़ ही नहीं पाते, या तो हाथ को मोड़ते तो, या तो फिर बिल्कुल एकदम से अगर हम देखें इस वाले पार्ट से मोड़ते। लेकिन देखिए यहाँ पर भी एक संधि, इस तरह से जो हमारी कोहनी होती है इधर भी एक संधि, हमारे सिर जो होता है गर्दन से जुड़ा होता है, यहाँ पर भी हमारी संधि होती है। तो अभी इन संधियों के अलग अलग नाम है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए याद रखिएगा, हमारे सिर को गर्दन से जोड़ने वाली जो संधि होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे धुराग्र संधि बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरह से धुरी, जैसे कि ये हमारे सिर जो होता है धुरी की तरह घूमता है हमारी गर्दन पे, ऐसा आप एक तरह से रिलेट करके समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो सिर को और गर्दन से जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं, धुराग्र संधि बोलते हैं। और हमारे हाथों को कंधे से जोड़ने वाली जो संधि होती है इसे बोलते हैं कंदुक हल्का संधि, या बॉल एंड सॉकेट संधि जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं हिंज संधि के बारे में। हिंज संधि एक तरह से होता है ऐसी संधियाँ, देखिए आपको चीज़ें रटने में आपको समझना है, मैं आपको चीज़ें जो होती है समझाने की कोशिश करती हूँ, ना कि आपको रटा रही हूँ। अगर हम हिंज संधि की बात करें तो ऐसी संधियाँ हमारे शरीर में ऐसे जॉइंट्स जो आगे या फिर पीछे घूम सके, यानी अगर वो या तो वो आगे घूमती या तो पीछे। अब आप खुद अपना हाथ लीजिए, अब आप अपने कोहनी का अगर आप देखेंगे तो कोहनी क्या आपकी पीछे जाती है, पीछे आपका हाथ मुड़ता नहीं, मुड़ता यानी केवल हाथ मुड़ता है। इसी तरह अगर आप घुटने की बात करें तो घुटना में क्या होता है, घुटने का जो होता है सिर्फ हमारा घुटना जो तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, ऐसा नहीं कि बाएं और दाएं नहीं मुड़ सकता। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हिंज संधि बोलते हैं। तो याद रखिएगा हिंज संधि कहाँ कहाँ पाई जाती है, कोहनी में पाई जाती है और घुटने में पाई जाती है। ठीक है, यानी ऐसी संधि जो आगे या फिर पीछे घूम सके। तो आप खुद अपने आप में इमेजिन कर लेंगे, आप खुद समझ लेंगे कि आपके कौन सा जॉइंट है जो आपको आगे पीछे घूमता है। अब एक होती है अचल संधि। अचल संधि का मतलब होता है जो चल ना सके, मतलब जो हिलती ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें जबड़ा और कपाल, हमारा जो जबड़ा है वो अगर देखिए आप हिलता है कि आपका ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखिए अगर आपको घुमाना है तो आपको पूरी गर्दन घुमानी होती है, लेकिन आपका जबड़ा नहीं हिलता कि जबड़ा आपसे बाएं से दाएं हो सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, अचल संधि बोलते हैं। अब हम कुछ हड्डियों की बात
कर लेते हैं। आपने खुद देखा, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये कौन सी हड्डी, पैर की हड्डी है, हाथों की हड्डी है, उंगली की हड्डी है, कौन सी सबसे छोटी हड्डी है, बड़ी हड्डी। तो सबको मैंने पूरा आपको कंप्लीट एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम बात करें पैरों की हड्डियों की, देखिए पैरों की हड्डी एक होती है फीमर, ठीक है, आपने बहुत नाम सुना होगा, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और ये हड्डी कहाँ की होती है, जांघ की होती है, थाइस की होती है। इसमें से एक हड्डी होती है टीबिया, टीबिया जो होती है टांग की हड्डी होती है। टॉर्सल्स और मेटाटॉर्स ये भी हमारे पैरों की हड्डियां होती है। साथ एक फिबुला नाम की भी हड्डी होती है। ये फिबुला हड्डी की बात करें तो ये हमारे शरीर में सबसे छोटी, सबसे पतली हड्डी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी हमारी होगी फीवर, सबसे पतली फिबुला होगी, टीबिया टांग की होगी, टॉर्सल और मेटाटॉर्सल ये भी हमारे पैरों की हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाथों की हड्डियों की। हाथों की हड्डियों की बात करें तो कार्पल्स, कलाई में जो हड्डी होती है वो कार्पल्स कहलाती है, और हथेली में जो या पाम्स में जो हमारी हड्डी होती है उसे मेटाकार्पल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कंफ्यूजन मत रखिएगा, टॉर्सल्स और मेटाटॉर्सल, कार्पल और मेटाकार्पल्स में। टॉर्सल्स और मेटाटॉर्सल हमारे पैरों की, कार्पल और मेटाकार्पल जो होगी हमारे हाथों की। जैसे मेटाकार्पल हथेली की और कार्पल हमारी कलाई की। इसी तरह से उंगली की हड्डियों को क्या बोलते हैं, फॉलिंगस बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, एफ से होता है फिंगर, एफ से होता है फॉलिंगस और फिंगर यानी उंगली। इसी तरह से कॉर्पल कलाई और कॉर्पल का से दोनों याद होते हैं। एक तरह से आप रिलेट करके, मतलब मेरे, आप कह सकते हैं मेरी एक आदत है, अगर मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती है तो मैं चीज़ों को रिलेट करके एक तरह से कहते याद करने की कोशिश करती हूँ। और जब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको हो सकता है उसका आंसर नहीं पता हो, लेकिन आपको रिलेट वर्ड्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो आप ऐसा करके भी चीज़ें सीख सकते हैं, अपना अपना तरीका, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे सीख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, स्टेपीज होती है, जो कान की हड्डियां होती हैं। और साथ ही याद रखिएगा हमारे कानों में 3 जोड़ियां, कह सकते हैं 3 एक कान में और 3 एक कान में हड्डियां, टोटल 6 हड्डियां होती है हमारे कानों में, जिसमें से बीच वाले भाग में हमारी स्टेपीज होती है, और जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की जो हड्डी होती है ना, सबसे मजबूत हड्डी होती है। साथ ही याद रखिए हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा, सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा, अगर ये बोला जाए तब जबड़े नहीं, हड्डी है तो जबड़े। देखिए सबसे मजबूत जो होता है पार्ट होता है वो इनेमल होता है। हमारे दांतों में एक परत होती है जो कि व्हाइट कलर, कैल्शियम, फॉस्फोरस सभी चीज़ों से मिलकर बनती है और चमक देती है, किससे, सुरक्षा कवच देती है हमारे दांतों को। तो ये जो होती है इनेमल होती है, जो आपकी शरीर का सबसे हमारा मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांघ की, पता है आपको। और सबसे पतली हड्डी फिबुला होती है, जो कि पैरों की होती है। अब हम देखिए टोटल हड्डियों का पूरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कितनी हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है, वही बच्चों में लेकिन देखिए 300। स्टार्टिंग में बच्चों में 300 हड्डियां होती है, लेकिन जैसे वृद्धि होती आती है तो कुछ हड्डियां जुड़ के, जैसे 2-3 हड्डियां हैं, 2-3 हड्डी जुड़ के एक हड्डी बन गई, मजबूत होते गए। दूसरे से जो हमारी हड्डियों की संख्या है समय के साथ साथ कम होती आती है, और फाइनली जो एक एवरेज हम देखेंगे तो हमारा टोटल मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इन 206 से हड्डियों में देखें तो 29 हड्डियां जो होती हैं हमारी खोपड़ी में पाई जाती हैं, 33 हमारे मेरुदंड या कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं, 24 या कहें 12 जोड़ी, ठीक है, 2 तरह से क्वेश्चन आता है, कभी आपसे 12 जोड़ी करते हैं, कभी आपसे 24। तो 24 या फिर 12 जोड़ी जो होती है पसलियों में हड्डी होती है, और बाकी कमर के नीचे 126 हड्डियां होती हैं। अगर खोपड़ी की बात करें तो 29 तो हमारे खोपड़ी में होती है, जिसमें से 14 चेहरे पे होती है और 8 हमारे कपाल पर होती है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर से रिवीजन कर लेते हैं, हो सकता है अभी आपको ना याद हुआ। हमारे से टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206, जबकि बच्चों में होती है 300। 206 में से 29 जो होंगी खोपड़ी में होंगी, और इस 29 में से 14 होंगी चेहरे पे और 8 होंगी कपाल पे। 33 हमारे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी में होती हैं, 24 हमारी जो होती है पसलियाँ या फिर 12 जोड़ियाँ होती हैं पसलियों की संख्या, और कमर के नीचे टोटल 126 हड्डियाँ हो जाती हैं। अभी देखिए एक मैंने नोट्स आपको देखा है कि इसको भी देख लीजिए। केंचुआ जो होता है मिट्टी को खाता है और अनपचे पदार्थ को बाहर कर देता है, जिससे क्या होता है मिट्टी, जो उस अनपचा पदार्थ होता है वो मिट्टी के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। तो इससे केंचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सबसे बड़ा मेरुदंड किसका होता है। देखिए अगर देखिए जो सर्प होता है, सबसे बड़ा जो मेरुदंड होता है वो सर्प यानी स्नेक का होता है। रीढ़ की हड्डी जो देखा होगा कितनी बड़ी, और सबसे लचीला पंज होता है रीढ़ की हड्डी में, वो सर्प का ही होता है।
केचुआ और घोंगे में क्या होता है, देखिए अगर हम देखें हमारे शरीर में कुछ हड्डियां होती हैं। देखिए कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो एकदम मांस जैसे मुलायम भी नहीं होते, लेकिन हड्डियों जैसे कठोर भी नहीं होते। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम हड्डी या इन्हें अस्थि भी बोलते हैं हड्डी को। तो इन्हें हड्डी या अस्थि ना कहकर इन्हें उपास्थि बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कान का जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे कि हमारा कान है, तो कान के अगर इस हिस्से को अगर हम छुए तो थोड़ा दबाए तो क्या होगा, उतना मांस जैसा मुलायम भी नहीं है लेकिन हड्डी जैसा टाइट भी नहीं, बीचों बीच का होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। और देखिए जैसे कि केचुआ घोंगा हो गए तो इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती, इनमें क्या हड्डियां नहीं होती हैं, इनमें पेशियां पाई जाती हैं। अब अगर देखिए पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की हड्डियां जो होती हैं खोखली होती हैं, सभी को पता होगा, इनमें वायु होती है, तभी इसी वजह से वो जो पक्षी होते हैं उड़ पाते हैं। और लेकिन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की जो पैरों की हड्डियां होती हैं वो खोखली होती है, ये भी याद रखिएगा। मनुष्य की बाकी हड्डियां नहीं, लेकिन पैरों की हड्डियां जो होती है थोड़ी खोखली होती हैं। साथ ही आपको यही याद रखना है कि वर्ल्ड योगा डे कब होता है। वर्ल्ड योगा डे जो होता है 21 जून को होता है, याद रखिएगा। और ये स्टार्ट कब से हुआ था, ये 21 जून 2015 से पूरे विश्व में स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी अनुमति दे दी थी कि अब से हर साल 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा। साथ ही याद रखना ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये एक प्रकार का रोग है जिसमें हमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, और इससे क्या होता है, हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, ये कमजोर हो जाती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस अगर हमें चेक करना होता है तो इसके लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ये बीएमडी टेस्ट होता है किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बीएमडी जो टेस्ट होता है किसके लिए यूज होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए होता है। यहाँ पे बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को भी। अब लास्ट पॉइंट हमारे आज के वीडियो का कि केचुआ जो होता है सूप की मदद से भूमि पर पकड़ बनाता है। आपने देखो केचुआ बहुत ही चिकना सा होता है, लेकिन फिर भी वो भूमि पर कैसे चल लेता है, क्योंकि बहुत ही एक बालों की तरह छोटी छोटी संरचना होती है जो हमको ऐसे बेसिकली ऐसे नहीं दिखाई देती है, जिन्हें हम सूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूप। तो केचुआ जो था सूप की मदद से ही भूमि पर पकड़ बनाता है और चलता है। तो इस तरह से हमारा आज के जो वीडियो के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। तो चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसा नहीं आप मैं जो वीडियो ला रही आप पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का आप भूलते जा रहे हैं। अगर जैसे कि अगर आपको ये पता है कि संडे को अगर आपकी क्लास होनी है साइंस वाली, तो आप सैटरडे को एटलीस्ट एक बार पिछला वाला वीडियो रिवीजन करके आए। तो इससे क्या होगा, आपको एक तरह से याद भी बना रहेगा और चीज़ें एक तरह से आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।